दोस्तों इस चैनल पे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो सिंपली आपको उन सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल के आइकन पे क्लिक करना है एंड देन आपके सामने जब अगला इंटरफेस ओपन होगा तो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आपके सामने बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन होंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यही सारे आपकी सब्जेक्ट की सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। तो आप एक एक करके वो सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। श्रीवास्तव क्लासेस। आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने सब्जेक्ट हिस्ट्री, जिसका कि नाम है भारत का इतिहास 300 से 1200 ईस्वी, तो हम इसके यूनिट फर्स्ट करने वाले हैं ईस्वी 300 से 1200 साक्ष्यों का सर्वेक्षण। तो ये जो हमारी यूनिट है इसको हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये हमारी यूनिट 2 पार्ट्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। फ्रेंड्स, हमारी हिस्ट्री के अंदर टोटल 8 यूनिट है, तो ये हमारी फर्स्ट यूनिट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट यूनिट को। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, स्रोत या साक्ष्य वो अवशेष होते हैं जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं हमारी यूनिट के नाम में ही एक शब्द आ रहा है साक्ष्य। तो ये साक्ष्य का मतलब क्या होता है? तो जो साक्ष्य होता है इसको स्रोत भी बोलते हैं। तो स्रोत या साक्ष्य वो अवशेष होते हैं। अवशेष यानी कि बचे कुछ हिस्से होते हैं ना किसी के, तो ये वो अवशेष होते हैं जिनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कि हमारे इतिहास में कैसे क्या कब रहा। तो ये सब बातें हमें स्रोत या फिर साक्ष्यों से पता चलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इतिहासकार साक्ष्यों की मदद से ही अतीत के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इतिहासकार कौन? जो इतिहास के बारे में लिखते हैं। तो इतिहास को लिखने वाले जो लोग होते हैं वो इन साक्ष्यों की मदद से ही इतिहास के बारे में यानी कि अतीत के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब साक्ष्य कुछ भी हो सकता है, जैसे कि खुदाई में कई बार हमें सिक्के मिलते हैं, मूर्तियाँ मिलती हैं, कई जगह ईंटें मिल जाती हैं, कई जगह तो पूरी की पूरी, जैसे हड़प्पा सभ्यता, पूरी की पूरी सभ्यता ही मिल गई थी। तो क्या होता है, ये साक्ष्य होते हैं। तो इन साक्ष्यों की मदद से इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, इतिहास का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। 19वीं शताब्दी में साहित्य साक्ष्यों के अनुवाद पर ज़्यादा जोर दिया गया था। इनके साथ साथ सिक्के, मूर्तियाँ, अभिलेख, वास्तुकला पर भी जोर दिया गया। तो 19वीं शताब्दी में क्या था? साहित्य साक्ष्य। साहित्य साक्ष्य यानी कि इतिहास के वो साक्ष्य, वो सबूत जो कि साहित्य के रूप में थे, यानी कि लिखे हुए थे। तो ये वो साक्ष्य होते हैं जो लिखे हुए साक्ष्य होते हैं, यानी लिखे हुए सबूत होते हैं। जैसे कि इतिहासकार जो थे वो अपने जो भी उन्हें इतिहास के बारे में पता चलता है तो वो उन्हें किसी किताब में लिख देते हैं, अपनी पूरी किताब बना देते हैं, तो वो साहित्य कहलाता है। तो वो लिखे हुए जो साहित्य साक्ष्य थे, सबूत थे, उनके अनुवाद पर ज़्यादा जोर दिया गया था 19वीं शताब्दी में। और इनके साथ साथ फिर सिक्के, मूर्तियाँ, अभिलेख, वास्तुकला, इन पर भी जोर दिया गया। एक साक्ष्य से उपलब्ध जानकारी को दूसरे साक्ष्यों से प्राप्त जानकारी से संतुष्ट किया जाता है। तो क्या होता है, जैसे कि आपको किसी चीज़ के बारे में कुछ मिला, उसके बारे में कोई सबूत मिला, कोई साक्ष्य मिला, तो उस साक्ष्य से आपको जो भी जानकारी मिली, अभी सोचो आप कहीं खुदाई कर रहे हैं और आपको वहाँ पे कोई मूर्ति मिल गई, ठीक है, तो अब आपको उससे जो भी जानकारी मिली आप उसको दूसरे साक्ष्य के साथ मिली जानकारी से उसको एक बार क्रॉस चेक करेंगे कि इससे जो जानकारी मिली है ये सही भी है या गलत है। तो आप उस जानकारी को अपने पूरी संतुष्टि से एक बार चेक करेंगे कि मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है वो सही है, गलत है, या फिर इसमें कुछ फ़र्क होना चाहिए या नहीं। तो अब ये जो हमारे साक्ष्य होते हैं यानी कि स्रोत होते हैं, इतिहास के सबूत होते हैं, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, यानी कि इनको 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया। पहले साहित्यिक साक्ष्य और दूसरे पुरातात्विक साक्ष्य। तो अब हम देखेंगे अपने साहित्यिक साक्ष्य को, किसको? अपने साहित्यिक साक्ष्य या फिर स्रोत को हम देखेंगे। तो ये जो साक्ष्य होते हैं इनकी मदद से किसी भी इतिहासकार जो होता है, कोई भी इतिहासकार साक्ष्यों की मदद से वापस से इतिहास को पुनर्निर्माण कर सकता है, समझ सकता है इतिहास के बारे में। क्यों? इन साक्ष्यों की मदद से क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो साक्ष्य होते हैं, सबूत होते हैं इतिहास के बारे में, तो इनकी मदद से जो इतिहासकार होते हैं वो दोबारा से उस इतिहास को, यानी कि जो वो काल था, उसको वापस से उसका पुनर्निर्माण कर सकते हैं। तो अब देखते हैं अपने सबसे पहले साहित्यिक साक्ष्य को, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा, साहित्यिक साक्ष्य इतिहास के बारे में काफ़ी गहरी जानकारी देते हैं। तो साहित्यिक साक्ष्य क्या होते हैं, मैंने पहले भी बताया था, इतिहासकार जैसे कि जो उस टाइम के इतिहासकार थे वो जो अपनी किताबों में लिख देते हैं, यानी लिखे हुए जो सबूत होते हैं, जो हम पढ़ते हैं, जो हमें मिलते हैं,
उनको साहित्यिक साक्ष्य कहते हैं। वो किसी भी तरीके से लिखे जा सकते हैं, अभिलेख के रूप में या फिर मतलब कैसे भी लिख सकते हैं, तो क्योंकि इनमें घटनाओं का विवरण बहुत अच्छे से दिया गया होता है। तो ये जो साहित्यिक साक्ष्य होते हैं ये हमें इतिहास के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर वो जो इतिहासकार होते हैं वो बहुत जांच पड़ताल करके अपने सारे बातों को लिखते थे। और इनमें क्योंकि सारी घटनाएं जो थी, यानी पिछले इतिहास में क्या हुआ है, कैसे कौन सी घटना कैसे घटी है, तो इन घटनाओं का विवरण जो होता था वो बहुत अच्छे से दिया गया होता है। इसलिए साहित्यिक साक्ष्य जो होते हैं वो हमें इतिहास के बारे में अच्छी जानकारी देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, साहित्यिक साक्ष्यों में मिली जानकारी को अच्छे से समझने के लिए उसे दूसरे साक्ष्य जैसे कि अभिलेख, सिक्के से मिली जानकारी से परिपुष्ट करना चाहिए। यानी कि जो हमें साहित्यिक साक्ष्य जो होते हैं उनसे जो हमें जानकारी मिल गई, उनको अच्छे से समझने के लिए हमें दूसरे साक्ष्य यानी कि दूसरे सबूतों से जैसे कि अभिलेखों से, सिक्कों से, मूर्तियों से, इन सब से मिली जानकारी से क्रॉस चेक करना चाहिए। मतलब ये तो सही नहीं है ना कि हर बार साहित्यिक साक्ष्य से जो मिली जानकारी होती है वो सही हो, नहीं। तो इनको क्रॉस चेक करने के लिए हमें सिक्के वगैरह, अभिलेखों से मिली जानकारी से मतलब इनको मैच करना चाहिए कि उस टाइम पे जो सिक्के मिले थे वो क्या जानकारी देते हैं, उस टाइम पे जो मूर्तियाँ मिली थी वो क्या जानकारी देती हैं। और अगर वो जो जानकारी है वो आपके साहित्यिक साक्ष्यों की जानकारी से मैच हो जाए तो इसका मतलब है कि जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है वो बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिली है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, साहित्यिक साक्ष्यों को धार्मिक साहित्य, गैर धार्मिक साहित्य और विदेशी साहित्य के रूप में बांटा गया है। यानी कि जो साहित्यिक साक्ष्य है इनको भी 3 कैटेगरी में बांट दिया, धार्मिक साहित्य, गैर धार्मिक साहित्य और विदेशी साहित्य। तो चलिए अब एक एक करके इन सबको पढ़ते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे अपना धार्मिक साहित्य। तो धार्मिक साहित्य जो होता है वो विभिन्न धर्मों से संबंधित होते हैं। यानी कि ये जो धार्मिक साहित्य होते हैं इनमें धर्मों से रिलेटेड जानकारी दी जाती है। यानी इतिहास में जो धर्म थे इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन धार्मिक साहित्यों में दी जाती है। प्राचीन जैन तथा बौद्ध साहित्य में भी भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो अब ये जो धार्मिक साहित्य मैंने बताया धर्म से रिलेटेड होते हैं, है ना। यानी कि धर्म के जो धर्म ग्रंथ होते हैं उनमें जो जानकारी मिलती है इतिहास के बारे में वही धार्मिक साहित्य हो जाते हैं। तो प्राचीन जैन और जो बौद्ध साहित्य थे उनमें भी भारत के इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। क्यों? क्योंकि जैन और बौद्ध साहित्य जो है मतलब जैन और बौद्ध धर्म जो है उनका विकास तो एक तरीके से भारत में ही हुआ था, तो इसलिए तो भारत में तीर्थों, व्रत, तपस्या, उपवास तथा अनेक विधियाँ पुराणों में मिलती हैं। तो क्या होता है हमारे भारत में जो तीर्थ यात्राएं होती है, व्रत, तपस्या, उपवास और बहुत अनेक प्रकार की विधियाँ होती हैं जो जिनके की सबूत जो है हमारे पुराणों में मिलते हैं कि हाँ ये हमारे भारत की ही मतलब कि हमारे भारत का इतिहास रहा है धर्म से रिलेटेड। भारत के इतिहास में रीति रिवाज, त्योहारों की जानकारी भी हमें इन्हीं धार्मिक साहित्यों से मिलती है। तो हमारे भारत के इतिहास में क्या रीति रिवाज रहे होंगे उस टाइम पे, यहाँ उस टाइम पे त्योहार कैसे मनाए जाते होंगे, क्या क्या त्योहार होते होंगे, तो इन सब की जानकारी भी हमें धार्मिक साहित्यों से ही मिलती है। तो अब हम एक एक करके कुछ मतलब धार्मिक साहित्यों के उदाहरण देखेंगे। तो गुप्त काल में संकलित धार्मिक साहित्य, यानी कि गुप्त काल में जो भी धार्मिक साहित्य लिखे गए थे वो संकलित मतलब लिखे गए। तो पुराण, महाभारत, रामायण, नारद स्मृति, विष्णु स्मृति, बृहस्पति स्मृति तथा कात्यायन स्मृति, तो ये सारे जितने भी हमारे धार्मिक साहित्य थे ये गुप्त काल में लिखे गए थे। अब देखेंगे भारत के प्रारंभिक युग से मध्य युग तक के इतिहास के धार्मिक साहित्य, यानी कि प्रारंभिक युग से लेके मध्य युग तक कौन से धार्मिक साहित्य लिखे गए इतिहास के बारे में भारत में, अब वो देखेंगे। तो इसमें आर्य मंजूश्री मूलकल्प ये बौद्ध साहित्य था जो कि लिखा गया था। नेक्स्ट है भागवत पुराण। तो भागवत पुराण जो थी इसको 10वीं शताब्दी में लिखा गया। ब्रह्मवैवर्त पुराण ये 10वीं और 16वीं शताब्दी के बीच में इसकी रचना की गई। कालिका पुराण ये 10वीं और 11वीं शताब्दी में लिखी गई। मेघातिथि ये 9वीं शताब्दी में लिखी गई। गोविंदराज ये 11वीं और 12वीं शताब्दी में। और विज्ञानेश्वर और गोविंदराज ये जो दोनों धार्मिक साहित्य थे ये 11वीं और 12वीं शताब्दी में लिखे गए। कुल्लुक, अपरार्क
और कृत्यकल्पतरु, ये 3 जो धार्मिक साहित्य थे ये 12वीं शताब्दी में लिखे गए। ठीक है, तो हमारे कुछ धार्मिक साहित्यों के उदाहरण थे, कौन सा कब लिखे गया। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट गैर धार्मिक साहित्य। तो गैर धार्मिक साहित्य क्या होते हैं? गैर का मतलब ही होता है मतलब कि जो ना हो, मतलब कि ये जो है ये धार्मिक साहित्य जो है ये धर्म से रिलेटेड नहीं है, ये गैर धार्मिक साहित्य है। तो ये जो साहित्य है ये धर्म से संबंधित नहीं है, इसलिए ऐसे साहित्य को गैर धार्मिक साहित्य कहते हैं। इनसे इतिहास के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है। ये जो गैर धार्मिक साहित्य हैं इनसे इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। अलग अलग लोगों ने ये साहित्य लिखे थे, ये धर्म से रिलेटेड नहीं थे, लेकिन मतलब अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ये साहित्य लिखे गए थे, लेकिन इनसे भी हमें हमारा जो इतिहास रहा है उस टाइम का उसके बारे में जानकारी मिलती है। गुप्त काल के दौरान संस्कृत भाषा का खूब चलन हुआ। तो क्या हुआ कि गुप्त काल की बात चल रही है यहाँ पे कि गुप्त काल के दौरान संस्कृत जो भाषा थी वो खूब प्रचलन में थी, उसका खूब बोलबाला था। संस्कृत ने गद्य तथा काव्य दोनों रूप में शास्त्रीय रूप प्राप्त कर लिया था। तो अब ये जो संस्कृत भाषा थी इसका इस्तेमाल गद्य लिखने में और काव्य इन दोनों के अंदर इसको एक शास्त्रीय रूप प्राप्त कर लिया गया, यानी कि संस्कृत को मेन भाषा बना लिया गया ये सब लिखने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गुप्त सोमदेव ने कथा सरित सागर नामक पुस्तक लिखी। तो गुप्त सोमदेव जी जो थे उन्होंने कथा सरित सागर नाम की एक किताब लिखी। उन्होंने ये जो किताब थी संस्कृत में लिखी थी, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि गुप्त काल में संस्कृत जो भाषा थी वो इम्पॉर्टेंट हो गई थी। तो उस टाइम पे जो भी चीज़ लिखी जाती थी, काव्य, नाटक, गद्य, कोई कहानी तक भी लिखी जाती थी तो वो संस्कृत भाषा में लिखी जाती थी। तो उसी काल में गुप्त सोमदेव ने अपनी एक कथा सरित सागर नाम की किताब लिखी। तो उन्होंने भी ये किताब संस्कृत में लिखी, जो कि बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थी, यानी फेमस थी, और लोकगीतों का एक महत्वपूर्ण भंडार था। तो ये जो किताब थी ये लोकप्रिय लोकगीतों का एक महत्वपूर्ण भंडार थी, यानी इसके अंदर फेमस उस टाइम के जो लोकगीत थे वो बहुत सारे थे कथा सरित सागर नाम की किताब के अंदर। नेक्स्ट है, विशाखा दत्त ने एक नाटक देवी चंद्र लिखा था। तो विशाखा दत्त थे एक लेखक, इन्होंने भी अपना एक नाटक लिखा जिसका नाम था देवी चंद्र। तो उन्होंने भी ये जो नाटक लिखा था उन्होंने भी ये संस्कृत में लिखा। क्यों? क्योंकि संस्कृत उस टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ की जाने वाली लैंग्वेज थी। नेक्स्ट है, शिल्पादिकरम और मणिमेलकई तमिल भाषा में लिखे हुए महाकाव्य हैं। तो शिल्पादिकरम और मणिमेलकई ये जो दो हमारे महाकाव्य हैं ये तमिल भाषा में लिखे गए थे, और इनमें 5वीं से 6ठी शताब्दी के दक्षिण भारत के बारे में, यानी कि दक्षिण भारत जो होता है हमारा उसके बारे में, उसमें 5वीं और 6ठी शताब्दी में दक्षिण भारत कैसा था, उसका इतिहास कैसा था, इन सब की जो जानकारी है वो शिल्पादिकरम और मणिमेलकई इन महाकाव्य में दी गई है। तो इनमें 5वीं और 6ठी शताब्दी के दक्षिण भारत के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, इनके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक, यानी कालिदास जी जो हैं वो तो सबने इनका नाम सुना हुआ है, ये बहुत ज़्यादा फेमस एक लेखक थे। तो इन्होंने एक नाटक लिखा था और इन्होंने बहुत सारे गीत भी लिखे। तो जो कि क्या हुआ, इनसे इतिहास की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो कालिदास जी ने जो नाटक लिखे हैं, अपने जो गीत लिखे हैं, उनसे भी हमें उस टाइम के इतिहास के बारे में पता चलता है। जैसे कि इन्होंने क्या क्या लिखा, जैसे कि रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभवम, मालविकाग्नि मित्र। ये मालविकाग्नि मित्र जो है ये 7 में है, ठीक है। तो इन्होंने ऐसे इनके नाटक और गीतों के कुछ नाम हैं जो उन्होंने लिखे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है विष्णु शर्मा की पंचतंत्र की कहानियाँ। तो विष्णु शर्मा जो थे वो पंचतंत्र की है, पंचतंत्र एक किताब आती है फ्रेंड्स, आप सब ने देखी भी होगी। इसमें ना कहानियाँ होती है अच्छी अच्छी, मतलब जानवरों से रिलेटेड कहानियाँ होती हैं, और मतलब काफ़ी शॉर्ट कहानियाँ और काफ़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं। तो इसके जो लेखक थे वो विष्णु शर्मा थे। तो उन्होंने क्या किया, ये जो इनकी कहानियाँ थी ये ज्ञानवर्धक होती हैं, यानी कि इन्होंने जितनी भी कहानियाँ अपने इस पंचतंत्र नाम की किताब में लिखी हैं वो सारी ज्ञान से भरी हुई हैं, इनसे हमें शिक्षा मिलती है। और ये जो कहानियाँ हैं इनसे उस काल के इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलती है, क्योंकि विष्णु शर्मा ने
अपनी पंचतंत्र की इस किताब के अंदर जितनी भी कहानियाँ लिखी वो उस टाइम के इतिहास से थोड़ी सी नॉलेज लेके मतलब उस टाइम से रिलेटेड थोड़ी लिखी हैं, तो जिनसे कि हमें उस टाइम के इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलती है। मैंने अभी आपको बताया था फ्रेंड्स कि साक्ष्य क्या होते हैं। साक्ष्य वो होते हैं जिनसे हमें हमारे इतिहास के बारे में जानकारी मिले। इतिहासकार जो होते हैं वो साक्ष्यों की मदद से दोबारा से इतिहास को पुनर्निर्माण कर सकें। तो हमारे साक्ष्य को हमने 2 कैटेगरी में बांटा था, साहित्यिक साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य। तो साहित्यिक साक्ष्य वो थे जो लिखे हुए साक्ष्य सबूत हमें मिलते हैं, जैसे कि किताबें वगैरह। तो अब इसको भी 3 कैटेगरी में बांटा गया, धार्मिक साहित्य, गैर धार्मिक साहित्य और विदेशी साहित्य। तो धार्मिक साहित्य वो थे जो धर्म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते थे हमें, और गैर धार्मिक साहित्य हमारे वो है जो धर्म से संबंधित नहीं होते लेकिन इतिहास के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। और विदेशी साहित्य जो होते हैं उनको हम आगे पढ़ेंगे। तो इस वक्त हम अपने गैर धार्मिक साहित्य पढ़ रहे हैं। तो आपने इसमें अभी नोटिस भी किया होगा कि इसमें एक भी बात अभी तक धर्म से रिलेटेड नहीं आई है। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है वराहमिहिर एक खगोल शास्त्री थे। इनकी लिखी पंच सिद्धांतिका नामक पुस्तक में खगोल कार्य और विचारों की जानकारी मिलती है। तो वराहमिहिर नाम के खगोल शास्त्री थे, उन्होंने भी अपनी किताब लिखी जिसका नाम था पंच सिद्धांतिका। तो इसके अंदर हमें खगोल कार्य और विचारों की जानकारी मिलती है। तो वराहमिहिर की बृहद संहिता भी एक महत्वपूर्ण रचना है। तो वराहमिहिर ने एक और किताब भी लिखी जो है बृहद संहिता, तो वो भी एक उनकी महत्वपूर्ण रचना है जिससे हमें ऋतुओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इस किताब के अंदर उन्होंने बताया कि बारिश कैसे होती है, बादल कैसे बनते हैं, बारिश का और बादल के बीच में संबंध क्या है, मतलब ऋतु से रिलेटेड उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन जो थी अपनी इस किताब में दी। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ थे। गणितज्ञ कौन फ्रेंड्स? गणितज्ञ वो जिन्हें के मैथ्स की बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज होती है, मैथमेटिशियन जिन्हें कहते हैं। तो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी कुछ, जैसे कि आर्यभट्ट और आर्यभट्टीय सिद्धांत। तो आर्यभट्ट ने ग्रहण की जानकारी भी उसी समय में दे दी थी, यानी कि जैसे कि सूर्य ग्रहण होता है और ये चंद्रमा ग्रहण होता है, तो ये ग्रहण क्यों होते हैं, तो इस बात की जानकारी भी आर्यभट्ट ने उसी समय में दे दी थी। तो इससे भी मतलब आर्यभट्ट की जो प्रसिद्ध रचनाएं थी आर्यभट्ट और आर्यभट्टीय सिद्धांत, इनसे भी इतिहास को समझने में बहुत मदद मिलती है कि उस टाइम पे मतलब हमारे इतिहास में किस चीज़ का मतलब किस किस चीज़ की खोज हो चुकी थी, किसकी नहीं हुई थी, तो इनसे ये सब पता चलता है। नेक्स्ट है ब्रह्मगुप्त खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। तो एक ब्रह्मगुप्त नाम के भी खगोल शास्त्री थे और वो गणितज्ञ भी थे। ये ब्रह्म सिद्धांत और खंड खंडक के लेखक हैं। तो इन्होंने अपनी 2 पुस्तकें लिखी, ब्रह्म सिद्धांत और खंड खंडक। तो इन्होंने भी गणित के बारे में बहुत सी जानकारी प्रदान की थी। तो इन्होंने अपनी किताबों के अंदर मैथ्स से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, जिससे कि हमें ये पता चल सका कि हमारे इतिहास में गणित से रिलेटेड यानी कि मैथ्स से रिलेटेड कितना विकास हुआ था, इतिहास में लोग कितनी मैथ्स जानते थे वगैरह वगैरह, मतलब इतिहास की नॉलेज मिलती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट देखते हैं, कर्नाटक के एक महान गणितज्ञ महावीर के गणित सार संग्रह नामक पुस्तक लिखी। तो कर्नाटक के भी एक महान गणितज्ञ थे जिनका नाम था महावीर। उन्होंने गणित सार संग्रह नाम की किताब लिखी, उससे भी हमें उस टाइम के हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अरब के लोगों हमारे खगोल शास्त्री गणितज्ञों लेखकों की रचनाओं को अरबी भाषा में अनुवाद किया। तो अरब के जो लोग थे, तो क्या अरब देश के जो लोग थे उस टाइम पे फ्रेंड्स, तो हमारे देश के हमारे यहाँ के भारत के जितने भी खगोल शास्त्री थे, गणितज्ञ थे, लेखक थे, तो अरब के लोगों ने उन सब की रचनाओं को, उन्होंने जो भी बात कही, उन्होंने जो भी साहित्य अपना लिखा, उनकी रचनाओं को अरब के लोगों ने अपनी अरबी भाषा में अनुवाद कर लिया, यानी कि ट्रांसलेट कर लिया, और भारतीय खगोल विज्ञान का जो ज्ञान था उसको अरब तक पहुँचाया। यानी कि हमारे इंडिया का जो ज्ञान था, इंडिया के साइंस से रिलेटेड खगोल विज्ञान वगैरह, मतलब जितनी भी नॉलेज थी, अरब के लोगों ने उस नॉलेज को अरबी भाषा में ट्रांसलेट करके अपने देश तक पहुंचाया और अपने देश को भी इस नॉलेज से अवगत कराया, पहचान कराई। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है भास्कर द्वितीय। कौन? भास्कर द्वितीय। द्वितीय को इस तरीके से लिखते हैं फ्रेंड्स। तो भास्कर द्वितीय ने लालावती नामक किताब लिखी। क्या लिखी इन्होंने? सॉरी फ्रेंड्स, इन्होंने
लीलावती नामक एक किताब लिखी थी। तो भास्कर द्वितीय ने लीलावती नामक एक किताब लिखी। ये भी एक महान गणितज्ञ थे। कौन थे? एक बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे। इनकी पुस्तक से हमें इतिहास की काफ़ी जानकारी मिलती है। तो इन्होंने जो एक किताब लिखी अपनी लीलावती, से भी हमें इतिहास के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। आयुर्वेद परंपरा के सबसे पुराने ग्रंथ है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कि आयुर्वेद जो है वो हमारी परंपरा के सबसे पुराने ग्रंथ, मतलब हमारी आयुर्वेद परंपरा के सबसे पुराने ग्रंथ है चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। इनमें हमें आयुर्वेद की बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उस टाइम पे आयुर्वेद की क्या इन्फॉर्मेशन थी, लोगों को आयुर्वेद के बारे में कितना ज्ञान था। तो इनमें आयुर्वेद द्वारा लोगों के उपचार की जानकारी है, यानी कि उस टाइम पे जो बीमारियां होती थी तो उनको आयुर्वेद से ठीक किया जाता था। तो इसके बारे में सारी जानकारी है इन संहिता के अंदर। चरक को 5वीं शताब्दी में चिकित्सा का विशेषज्ञ माना जाता था। तो जो हमारी 5वीं शताब्दी थी, जो चरक जो थे हमारे, उनको चिकित्सा का विशेषज्ञ यानी कि स्पेशलिस्ट माना जाता था उनको, क्योंकि उन्हें सारी नॉलेज थी कि कौन सी बीमारी में कौन सा फूल पत्ता पेड़ यानी कौन सी आयुर्वेदिक दवाई ऐसी है जो कि उस रोग को मिटाने में हेल्पफुल होगी, उस रोग से मतलब रोगी को उबारने में हेल्पफुल होगी। उन्हें उस टाइम पे हेल्थ से रिलेटेड यानी कि मेडिकल सेक्टर में उन्हें पूरी नॉलेज थी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बाणभट्ट का हर्षचरित। ये बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। तो बाणभट्ट का हर्षचरित एक पुस्तक है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसे बाणभट्ट ने संस्कृत भाषा में लिखा था। तो जो बाणभट्ट थे उन्होंने इस पुस्तक को संस्कृत लैंग्वेज में लिखा था और इसमें हर्षवर्धन नाम के एक राजा थे जिनके जीवन चरित्र के बारे में सब कुछ लिखा गया था। तो इससे हमें उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कि जब हर्षवर्धन नाम के राजा रहे होंगे तो उस टाइम पे क्या इतिहास रहा होगा। क्यों? क्योंकि उनके बारे में, हर्षवर्धन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो थी वो इस किताब के अंदर थी। तो इसका मतलब उस टाइम का जो इतिहास रहा होगा वो भी इस किताब के अंदर पूरे तरीके से हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है जैनिक द्वारा लिखी गई पृथ्वीराज विजय में मोहम्मद गौरी पर पृथ्वीराज चौहान की जीत का विवरण है। तो जैनिक थे एक लेखक, उन्होंने अपनी किताब लिखी पृथ्वीराज विजय। तो इसके अंदर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने जो जीत हासिल की थी उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। तो जिससे कि हमें पृथ्वीराज चौहान के समय के बारे में भी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कलहन की राज तरंगिनी कश्मीर के इतिहास के बारे में लगभग सारी जानकारी का विवरण करती है। तो कलहन है एक लेखक, उनकी एक पुस्तक थी राज तरंगिनी। तो उस किताब के अंदर कश्मीर के हिस्ट्री के बारे में यानी कश्मीर के इतिहास के बारे में हमें लगभग सारी जानकारी मिलती है। अगर आपको किसी को कश्मीर के इतिहास के बारे में जानना है तो आप कलहन की राज तरंगिनी जो बुक है उसको पढ़ लीजिए। आपको लगभग कश्मीर के हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इस काल के दौरान महाकाव्यों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जाने लगा। यानी कि क्या हुआ, संस्कृत भाषा जो थी उसका तो इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब महाकाव्य यानी कि जो भी सारी बातें लिखी जाती थी, साहित्य जो थे, उनका क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जाने लगा। संस्कृत हर किसी को तो समझ नहीं आती थी ना फ्रेंड्स। तो जैसे कि ओडिया, बंगला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, इन सब में मतलब संस्कृत जो भाषा थी उसका इन सब भाषाओं के अंदर अनुवाद किया जाने लगा। तो ये था हमारा गैर साहित्य मतलब गैर धार्मिक साहित्य, तो जिससे भी हमें हमारे इतिहास के बारे में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट हमारा थर्ड है वो है हमारा विदेशी साहित्य। ठीक है, तो विदेशी साहित्य क्या होता है? तो विदेशी साहित्य ऐसे साहित्य होते हैं जो भारत में आए विदेशी विद्वानों द्वारा लिखे गए हैं। यानी कि क्या होता है, जैसे कि विदेशी विद्वान जो होते हैं वो हमारे भारत में आते हैं और फिर हमारे भारत के बारे में उन्हें जो भी बात पता चलती है वो घूमते हैं यहाँ पे, हमारे भारत को समझते हैं, हमारे भारत के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। तो जो भी बात उन्हें समझ आती है वो अपने विचारों को लिख देते हैं। तो वो जो लिखे हुए साहित्य होते हैं उनको विदेशी साहित्य कहते हैं। क्यों? क्योंकि वह विदेशियों द्वारा लिखे गए हैं। विदेशी साहित्य को यात्रा वृत्तांत भी कहा जाता है। तो इन्हें यात्रा वृत्तांत क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि विदेशी
जो हमारे विद्वान होते हैं वो भारत में आते हैं और यात्रा करते हैं, और उस यात्रा के दौरान जो भी उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है उसे लिखते हैं, तो इसलिए इसको यात्रा वृत्तांत भी कहा जाता है। या फिर इन्हें ऐसे साहित्य भी माना जाता है, यानी कि विदेशी साहित्य को ऐसा साहित्य भी माना जाता है जो विदेशों में लिखे गए हैं। क्यों? क्योंकि जो विद्वान होते हैं, विदेशी विद्वान, वो भारत में रहकर नहीं लिखते हैं इन विदेशी साहित्य को, वो अपनी कंट्री में वापस जाके, यानी अपने देश में वापस जाकर इनको लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विदेशी साहित्य भी भारत के इतिहास की जानकारी प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि ये जो हमारे विदेशी साहित्य होते हैं, जो विदेशियों द्वारा लिखे गए होते हैं, ये भी हमारे भारत के इतिहास की जानकारी देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्यों? क्योंकि जो वो विदेशी वो जो लोग होते हैं वो आते हैं, भारत को समझते हैं, यहाँ के रीति रिवाज क्या थे उस टाइम पे, कैसे क्या था, इन सब को समझकर फिर अपने विचार देते हैं। तो इससे भी हमें एक हेल्प मिलती है हमारे इतिहास के बारे में जानने में। तो विदेशी विद्वान भारत में आते हैं और यहाँ की परंपरा रीति रिवाज को देखा, मतलब आए वो यहाँ पे, उन्होंने वहाँ की रीति रिवाज परंपरा को देखा, भारत को समझा और उन्होंने अपने अनुभवों और ज्ञान को लिखा, जिन्हें कि विदेशी साहित्य कहते हैं। तो विदेशी साहित्य वही है कि वो आते हैं यहाँ पे और देखते हैं, समझते हैं और फिर उन्हें लिख देते हैं। इसमें अरब, चीनी, यूनानी, यूरोपीय, फ्रांसीसी, अफ्रीकी आदि दूसरे देशों के विद्वानों द्वारा लिखे गए साहित्य महत्वपूर्ण है। तो ऐसे बहुत सारे देशों के विद्वान आए थे जिन्होंने भारत के इतिहास के बारे में लिखा। तो उसमें अरब, चीन, यूनानी, यूरोप, फ्रांस, अफ्रीका, मतलब ऐसे और भी कई देश थे जिनके विद्वान भारत में आए। नेक्स्ट जो हमारा वो है चीनी साहित्य। तो इस काल में कई चीनी भिक्षु भारत आए। तो मतलब कि क्या हुआ, विदेशी साहित्य जो था उसमें एक चीनी साहित्य भी है। मतलब चीन के जो लोग भारत में आए थे उन्होंने भारत के इतिहास के बारे में क्या लिखा, तो उसको चीनी साहित्य कहते हैं। तो इस काल में कई चीनी भिक्षु जो है वो भारत आए और उन्होंने बौद्ध ग्रंथों को पढ़ा। तो वो जो चीनी भिक्षु थे उन्होंने बौद्ध ग्रंथों को पढ़ा, इकट्ठा किया, जहाँ जहाँ से उन्हें बौद्ध ग्रंथ के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन मिली उन्होंने उसे इकट्ठा किया और इनके धार्मिक स्थल, यानी बौद्ध ग्रंथ के जो धार्मिक स्थल थे उनकी यात्रा की और उन्होंने अपने विचारों को लिखा। तो यानी कि उनको यहाँ पे घूम के, पढ़ के जो भी इन्फॉर्मेशन मिली उन्होंने उनको अपने विचारों को अपने तरीके से लिख दिया। सबसे महत्वपूर्ण लोकप्रिय चीनी लेखक जो थे, जो भारत आए थे, वो थे फाहियान, हिशांग और इत्सिंग, ठीक है। और उनके द्वारा लिखे गए लेखन जो है वो भी काफ़ी लोकप्रिय है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो जाने माने चीनी भिक्षु भारत में आए थे उनमें फाहियान, हिशांग और इत्सिंग जो है ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये ज़्यादा जाने जाते हैं और इन्होंने जो भी साहित्य लिखा, जो भी लेखन लिखा वो भी ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट हमारा फाहियान ने बहुत ही बड़ी संख्या में भारतीय ग्रंथों का अनुवाद किया। तो फाहियान जो थे, जो हमारे भारतीय ग्रंथ थे, उन्होंने उनको अपनी भाषा के अंदर अनुवाद किया, वो भी बहुत बड़ी संख्या के अंदर, यानी कि एक आध ग्रंथों का अनुवाद कर दिया उन्होंने, कम से भी कम मतलब बहुत सारे जो हमारे ग्रंथ थे उनका अनुवाद किया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अरब साहित्य, यानी कि जो अरब से जो लोग आए थे, जो विद्वान आए थे, उन्होंने क्या साहित्य लिखा, ठीक है। तो अरब के लेखक जो थे वो 9वीं-10वीं शताब्दी में यात्रियों की तरह भारत में आए और उन्होंने भारत के बारे में पढ़ा और समझा और फिर उन्होंने अपने ढंग से लिखा। तो ये जो उन्होंने पढ़ लिख कर अपने ढंग से जो भी साहित्य लिखा उसको अरब साहित्य कहते हैं। तो इनमें मुख्य अरब लेखक जो थे वो थे सुलेमान, अबू ज़ैद, अल-बिदुरी, अल-मसूदी और इब्न होकल। तो ये ऐसे मेन लेखक थे जो उस टाइम पे भारत में आए थे। बाद में और भी कई अरब लेखक आए भारत में, जैसे कि अल-बिरूनी, अल-इदरिशी, मोहम्मद रफ़ी, इब्न बतूता आदि। तो ये और भी काफ़ी सारे अरब लेखक थे जो बाद में भारत आए, उन्होंने भारत के बारे में पढ़ा, इतिहास के बारे में, और फिर बाद में भारत के इतिहास के बारे में लिखा। तो अल-बिरूनी जो थे उन्होंने अपनी पुस्तक, एक उन्होंने किताब लिखी थी, किताब उल हिंद। उनकी किताब का नाम था किताब उल हिंद, जो कि उन्होंने 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान लिखी थी। उन्होंने उसके अंदर 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान भारतीय समाज का विस्तृत विवरण लिखा। यानी कि 11वीं और 12वीं शताब्दी में भारतीय जो समाज था वो कैसा था, उन्होंने अपनी उस किताब के अंदर वो सब लिखा।
तो ये हमारा अरब साहित्य के बारे में भी कंप्लीट हुआ। तो ये हमारा विदेशी साहित्य होगा कि जो बाहर से विदेशी जो लोग हमारे भारत में आते थे, हमारे इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा करके उन्हें अपने ढंग से लिख देते थे, इसी को विदेशी साहित्य कहते हैं। तो इससे भी हमें हमारे इतिहास को जानने में काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि उन लोगों ने भी काफ़ी रिसर्च करके लिखा ये सारी चीज़ें। तो ये जो फ्रेंड्स हमारा था, ये साहित्यिक जो हमारे साक्ष्य थे वो एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हम जो वीडियो में करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं पुरातात्विक साक्ष्य। मैंने आपको बताया था कि साक्ष्य जो सबूत जो होते हैं उनको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, साहित्यिक साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य। तो साहित्यिक साक्ष्य हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपना पुरातात्विक साक्ष्य करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और फ्रेंड्स, आप है हमारी सोशल साइट जैसे कि फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और टेलीग्राम पे हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, आप वहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हमारी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो आती है या फिर सोल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो वहाँ पे आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, अब आप हम लोगों को ट्विटर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप हमसे ट्विटर पर भी अपना डाउट कंफर्म कर सकते हैं, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर तो ज़रूर कीजिए।